हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में से भी रीजनरेशन से क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी रीजनरेशन के ऊपर 2 वीडियोस लिया है, रीजनरेशन को कंप्लीट किया है। 2 वीडियोस है रीजनरेशन के रिगार्डिंग, उनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। उन वीडियोस में हमने फुल रीजनरेशन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रीजनरेशन पढ़े थे, स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोलेक्सिस, कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशंस। हमने इन सबके एग्जांपल्स लिए थे, इन सबके एग्जांपल्स को पढ़ा था। आज हम कवर करने वाले हैं रीजनरेशन से जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं रीजनरेशन के रिगार्डिंग, वो सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट आप रीजनरेशन की वीडियोस को देखें, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। स्टार्ट करते हैं रीजनरेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन बिलो आर सम ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीजनरेशंस। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं रीजनरेशन के रिगार्डिंग, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा नहीं है। फर्स्ट गिवन है टाइप ऑफ रीजनरेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमेलियन लीवर इज कंसिडर्ड एज कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशंस। हमने 4 रीजनरेशन पढ़े थे, उसमें हमारा एक था कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन। कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन में जो हमारा लॉस पार्ट है वो कंप्लीटली रीजनरेट नहीं हो पाता, बट जो रिमेनिंग पार्ट है वो उस लॉस पार्ट की जगह ले लेता है, डिवाइड होके अपना साइज इंक्रीज करके कंपनसेट कर देता है लॉस पार्ट को, जिसका एग्जांपल हमने लिया था लीवर। इसमें बोला है कि जो मेमेलियन लीवर्स है उसमें कंपनसेटरी रीजनरेशन होता है। यस, ये हमारा करेक्ट है। सेकंड बोला है इन्होंने रीग्रोथ ऑफ हेयर शाफ्ट फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स एग्जेम्प्लीफाई स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है हेयर फॉलिकल सेल से, वो हमारी स्टेम सेल रीजनरेशन है। यस, एक था हमारा स्टेम सेल रीजनरेशन, उसमें हमने बताया था कि कुछ सेल्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो अपनी सेल्स जब लॉस हो जाए उनको रीजनरेट करते रहे, वो होता है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। उसका एग्जांपल होता है हेयर फॉलिकल्स। बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी है रीजनरेशन अकरिंग थ्रू द रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू विद द लिटिल न्यू ग्रोथ इज नोन एज मॉर्फोलेक्सिस। हमारा एक था मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन जो हमने हाइड्रा में देखा था। मॉर्फोलेक्सिस में क्या होता था, रीपैटर्निंग होती थी, रीमॉडलिंग होती थी, रीऑर्गेनाइजेशन होता था सेल्स का, उन सेल्स का जो एग्जिस्टिंग स्मॉल सेल्स थी और जिसकी वजह से ग्रोथ होती थी। तो यस, मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन भी सही है। फोर्थ बोला है एडल्ट स्ट्रक्चर अंडरगोइंग डी डिफरेंशिएशन फॉर्मिंग अ ब्लास्टेमा दैट देन रीडिफरेंशिएट टू फॉर्म लॉस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिमॉर्फोसिस। यस, हमने एक रीजनरेशन पढ़ा था एपिमॉर्फोसिस रीजनरेशन। उसमें क्या हुआ था, जो एग्जिस्टिंग सेल्स थी वो डी डिफरेंशिएट हुई थी, उन्होंने अपनी एक्टिविटी को, अपने फंक्शन को भूल गई थी, लॉस कर दिया था, देन उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया था, उसके बाद वो रीडिफरेंशिएशन हुआ था उनका। उन्होंने नई एक्टिविटी ली थी, वो एक्टिविटी ली थी जिसका वो फंक्शन लॉस कर चुकी हैं, जिसको वो लॉस कर चुकी हैं, जिस ऑर्गन को वो खो चुकी हैं, उस लॉस ऑर्गन को, उस लॉस्ट ऑर्गन को उसको फिर से रिकवर करने के लिए एपिमॉर्फोसिस हुआ था। इसमें हमने एग्जांपल्स लिया था सैलेमेंडर्स का। सैलेमेंडर्स एम्फीबियंस थे, एम्फीबियंस लिम्ब का एग्जांपल लिया था कि एम्फीबियंस का लिम्ब का एम्प्यूटेशन हो जाए तो कैसे एम्फीबियंस अपने लिम्ब को फिर से रीजनरेट कर देते हैं, उसका रीजनरेशन कर देते हैं। हमारे चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट, हमारा इसका आंसर आ जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following statement regarding limb regeneration in salamander is correct? हमने अभी भी बताया कि हमने एपिमॉर्फोसिस पढ़ा था salamander limb regeneration में। उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कौन करेक्ट है कौन नहीं। A normal limb is regenerated after amputation irrespective of whether the cut was made below the elbow or through the humerus. एक नॉर्मल लिम्ब डेवलपमेंट कहीं से भी हो जाता है, ये मैटर नहीं करता कि उसका कटिंग कहाँ से हुई है, एल्बो से हुई है, ह्यूमरस से हुई है। सेकंड आता है इट अकर बाय कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन। नो, ये तो कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन है ही नहीं। इन्होंने बोला कि जो सैलेमेंडर्स का लिम्ब डेवलपमेंट है, सैलेमेंडर्स का लिम्ब रीजनरेशन है, वो कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन है। कॉम्पेंसेटरी में वो अपने लॉस पार्ट की जगह ले लेता है, ना कि न्यू डेवलपमेंट करता है, क्योंकि सैलेमेंडर्स के लिम्ब रीजनरेशन में हमारा डी डिफरेंशिएशन होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर हमारा रीडिफरेंशिएशन होता है, बट कॉम्पेंसेटरी में सिर्फ माइटोसिस होता है, उसके थ्रू कॉम्पेंसेट होता है ऑर्गन। सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड आता है रीजनरेशन अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टेमा विच एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अनस्पेसिफाइड मल्टी पोटेंशियल प्रोजेनेटर सेल्स।
क्या था हमारा सैलेमेंडर्स का लिम्ब रीजनरेशन? ब्लास्टेमा सेल्स बनती थी, ब्लास्टेमा सेल्स और एपिकल एक्टोडर्मल कैप बनती थी, उसके थ्रू हमारा लिम्ब का रीजनरेशन होता था। अब इसमें बोला है ब्लास्टेमा सेल्स मल्टीपोटेंट सेल होती हैं। बस आपको बता दिया जाए ब्लास्टेमा सेल्स कैसे बनती हैं। डी डिफरेंशिएशन होता है, जो सेल्स हैं वो अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देती हैं, भूल जाती हैं कि हम क्या थे, और वो एक नॉर्मल अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना लेती हैं। सो इस वक्त हमारी डी डिफरेंशिएशन होता है और एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनती है। उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल की। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या होती हैं? जो वन से ज्यादा ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। यूनिपोटेंट क्या होती हैं? जो सिर्फ एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकती हैं। प्लूरोपोटेंट क्या होती है? जो सारी जर्म लेयर का फॉर्मेशन कर सकती हैं। सो जो हमारा अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल आया है वो कुछ भी फॉर्म कर सकता है, वो अनडिफरेंशिएटेड है, उसको किसी भी फंक्शन में रीडिफरेंशिएट होना है और वो न्यू फंक्शन लेगा। तो इसमें स्टेटमेंट ये हाफ करेक्ट है कि ब्लास्टेमा सेल्स फॉर्म होती हैं, बट इन्होंने ये बात गलत बोली है कि ब्लास्टेमा सेल्स हमारी मल्टीपोटेंट होती हैं। मल्टीपोटेंट नहीं होती, वो हमारी प्लूरोपोटेंट सेल्स होती हैं। थर्ड भी इनकरेक्ट है। फोर्थ आता है प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्टेमा सेल डज नॉट रिक्वायर नर्व और फैक्टर सिक्रेटेड बाय द नर्व्स। सो आपको इफ स्टेप्स याद हो रीजनरेशन के, तो हमने बताया था कि हमारी नैग एक प्रोटीन आती है। नैग जो है वो नर्व सेल से आता है, नर्व सेल से आता है, उसको बोलते हैं नैग। ओके, नर्व एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट। सो नर्व एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट नहीं होता प्रेजेंट, तो हमारा ये रीजनरेशन नहीं होता लिम्ब का, क्योंकि नर्व्स ही नहीं आएंगी तो कैसा रीजनरेशन लिम्ब का। और इसमें लिखा है कि क्या लिम्ब का रीजनरेशन नर्व एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट, नर्व सेल्स के जो सिक्रीशन है उनके बिना हो सकता है? नहीं हो सकता। सो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, हमारा ओनली ए सही है। ए क्या था हमारा? नॉर्मल लिम्ब रीजनरेट हो रहा है एम्प्यूटेशन के बाद कहीं से भी, चाहे वो एल्बो से कट हो, चाहे वो ह्यूमरस से कट हो, कहीं से भी कट हो, वो वहां से रीजनरेट हो सकता है। यस, फर्स्ट करेक्ट है हमारा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट वुड द इफेक्ट ऑन न्यू लिम्ब रीजनरेशन इफ मोर देन 90% ऑफ द नर्व सप्लाईज इज सीवियर्ड बिफोर एम्प्यूटेशन? वही क्वेश्चन आ गया। इसमें बोला है कि क्या रीजनरेशन होगा सैलेमेंडर्स के लिम्ब्स का इफ 90% नैग को हमारा कट कर दिया जाए, 90% नैग ना सिक्रीट हो, तो क्या रीजनरेशन होगा? तो आप सबको बता दिया जाए अराउंड 30% नैग जो है वो रिक्वायर्ड होता है सैलेमेंडर्स के लिम्ब के रीजनरेशन के लिए, और इसमें 90% कट कर दिया है तो ऑब्वियसली रीजनरेशन नहीं होगा। देखते हैं उसके हमारे ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। फर्स्ट है कि एपिकल एक्टोडर्मल कैप स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ब्लास्टेमा बाय सिक्रीट FGF8 बट रीजनरेशन डज नॉट टेक प्लेस। ब्लास्टेमा की ग्रोथ हो सकती है FGF8 के थ्रू, बट रीजनरेशन नहीं हो सकता। ऑब्वियसली यही करेक्ट है, बट स्टिल देखते हैं आगे के स्टेटमेंट्स। बी आता है लिम्ब रीजनरेशन टेक प्लेस। नो, यहीं पे ही खत्म हो गया, लिम्ब रीजनरेशन हो ही नहीं सकता। सी आता है आउटग्रोथ विल अकर बट द आइडेंटिटी ऑफ लिम्ब विल बी लॉस्ट विद नो क्लियर एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी। नहीं, हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी तो ब्लास्टेमा सेल से आती ही नहीं है, हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी तो नेक से आती ही नहीं है, एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी तो रेटिनोइक एसिड से आती है। इन्होंने बोला है कि लिम्ब रीजनरेशन होगा बट एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी नहीं होगी। पहली बात तो लिम्ब ही रीजनरेट नहीं होगा, दूसरी बात हुआ भी तो एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी क्यों नहीं होगी? नेक कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी के लिए, वो रेटिनोइक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेस पैटर्निंग के लिए, एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी के लिए। सो हमारा थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। फोर्थ आता है लिम्ब रीजनरेशन विद नर्व सप्लाई टेक प्लेस। नहीं हो सकता। सो हमारा फर्स्ट ही करेक्ट है कि लिम्ब रीजनरेशन नहीं होगा। ग्रोथ हो सकती है ब्लास्टेमा सेल्स की इफ हम फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को इंजेक्ट करें, बट रीजनरेशन नहीं हो सकता। ग्रोथ और रीजनरेशन में डिफरेंस है। ग्रोथ मतलब डिवीजन होना, जस्ट रीजनरेशन होना इट मीन्स न्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन बनना। वो सेल्स न्यू ऑर्गन्स को लेती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं, उसको बोलते हैं हमारा लिम्ब का रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है dose dependence of retinoic acid treatment support the notion that a gradient of retinoic acid can act as morphogen along the proximal distal axis in the developing limb. Following are the certain fact related to the notion. इसमें बोला है रेटिनोइक एसिड का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने बताया था कि रेटिनोइक एसिड हमारा प्रॉक्सिमलाइजेशन लाता है। रेटिनोइक एसिड ज्यादा होगा, प्रॉक्सिमल पार्ट ज्यादा ग्रो होगा, डिस्टल पार्ट कम ग्रो होगा। इफ रेटिनोइक एसिड बहुत ज्यादा होता है तो प्रॉक्सिमल पार्ट डबल हो जाता है, फुल लिम्ब डबल डेवलप हो जाता है, एक और लिम्ब डेवलप हो जाता है, बिकॉज प्रॉक्सिमलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेटिनोइक एसिड। कुछ
एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कौन से करेक्ट हैं ये बताना है। फर्स्ट है ट्रीटमेंट विद हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड कॉज अ प्रॉक्सिमल ब्लास्टेमा टू द री-स्पेसिफाइड एज अ डिस्टल ब्लास्टेमा एंड ओनली डिस्टल स्ट्रक्चर आर रीजनरेटेड। इफ रेटिनोइक एसिड बहुत ज्यादा दिया हमारा प्रॉक्सिमल ब्लास्टेमा को, तो वो डिस्टल ब्लास्टेमा बन जाएंगी। तो बिल्कुल ही गलत है। इवन जो हमारा रेटिनोइक एसिड होता है वो हमारे प्रॉक्सिमलाइजेशन के लिए होता है, वो डिस्टल को भी प्रॉक्सिमल में कन्वर्ट कर दे, हमारे प्रॉक्सिमल को कैसे डिस्टल में कन्वर्ट कर देगा। पी तो बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों आता है ट्रीटमेंट विद हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड कॉज अ डिस्टल ब्लास्टेमा टू री-स्पेसिफाइड एज प्रॉक्सिमल ब्लास्टेमा एंड रीजनरेट अ फुल लिम्ब में बी इनिशिएटेड। यस, इन्होंने बोला है कि डिस्टल ब्लास्टेमा भी हमारी क्या बन जाएगी, प्रॉक्सिमल ब्लास्टेमा बन जाएगी और हमारा फुल लिम्ब का डेवलपमेंट हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा फिर से। ये करेक्ट है। आर आता है ट्रीटमेंट विद रेटिनोइक एसिड अफेक्ट ओनली डिस्टल ब्लास्टेमा एंड कॉजेज देम टू फॉर्म ओनली प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर। सेंटेंस में बोला है ट्रीट जब करेंगे रेटिनोइक एसिड से तो वो अफेक्ट करेगा डिस्टल ब्लास्टेमा को, नहीं, वो प्रॉक्सिमलाइजेशन करता है बट डिस्टल ब्लास्टेमा को अफेक्ट नहीं करता। एस आता है ट्रीटमेंट विद हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड कॉज एनी ब्लास्टेमा टू फॉर्म ओनली डिस्टल स्ट्रक्चर। यदि हम रेटिनोइक एसिड से ट्रीट करेंगे तो डिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं, हमारा जो भी रेटिनोइक एसिड है वो डिस्टल को अफेक्ट नहीं करता, ना वो डिस्टल का फॉर्मेशन करता है, वो सिर्फ प्रॉक्सिमलाइजेशन करता है। तो हमारा क्यू करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हाइड्रा शो मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन एंड इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इन इट्स एक्सेस फॉर्मेशन। अब क्या होता है, हमने हाइड्रा का फॉर्मेशन पढ़ा था। हाइड्रा में हमने पढ़ा था कि हाइपोस्टोन रीजन होता है। हाइपोस्टोन रीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, सिर्फ हाइपोस्टोन रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मॉर्फोलेक्सिस करने के लिए, रिपैटर्निंग करने के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है हाइपोस्टोन रीजन ही क्यों रिस्पॉन्सिबल था। सो इसका रीजन हमारा होता है कि हाइपोस्टोन रीजन में वेंट सिग्नलिंग होती है। वेंट सिग्नलिंग कैसे होती है हाइपोस्टोन रीजन में, वेंट जो होता है वो इनिबिट करता है GSK3 को। GSK3 इनिबिट करता था बीटा कैटेनिन को। तो जो हाइपोस्टोन रीजन होता है वहां पे हमारा हेड एक्टिवेटिंग इंग्रेडिएंट होता है, उसकी वजह से वेंट एक्टिवेट होता है और वेंट जो है GSK3 को इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से GSK3 अब बीटा कैटेनिन को इनिबिट नहीं कर पाता और बीटा कैटेनिन का स्टेबलाइजेशन हो जाता है। बीटा कैटेनिन का स्टेबलाइजेशन हो जाता है, वजह से वहां से हमारा टेंटिकल्स का फॉर्मेशन होता है और हमारा रीजनरेशन होता है। ओके, सो इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, वेंट, बीटा कैटेनिन पाथवे, रेटिनोइक एसिड पाथवे, FGF पाथवे, डेल्टा नॉच पाथवे। ऑब्वियसली वेंट बीटा कैटेनिन पाथवे से ही हमारा ये पूरा प्रोसेस कंडक्ट होता है। हमारा मॉर्फोलेक्सिस सिर्फ इसलिए कर पाता है क्योंकि वहां पे वेंट बीटा कैटेनिन पाथवे होता है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन टैडपोल्स इफ द टेल इज एम्प्यूटेटेड इट कैन रीजनरेट। टेल कट हो गई, टेल जनरेट हो जाएगी फिर से। ये किसका एग्जांपल है, एपिमॉर्फोसिस का, डी डिफरेंशिएशन होना, फिर ग्रोथ होना, फिर रीडिफरेंशिएशन होना। However, if the tail is amputated and then exposed to retinoic acid, it develop limb instead of regeneration of the tail. This could be the following reason. If retinoic acid दिया तो tail की जगह limb का formation हो गया। क्यों हुआ देखते हैं। Retinoic acid is a morphogen and induced gene responsible for limb formation. Retinoic acid ऐसा morphogen है जो कि limb का formation करता है। हमने limb development में पढ़ा है कि retinoic acid responsible होता है limb development के लिए। Retinoic acid raise the positional value of limb development. Yes. रेटिनोइक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्ब डेवलपमेंट के लिए, उसमें भी किसके लिए, पोजिशनल वैल्यू के लिए, वो पोजिशनिंग प्रोवाइड करता है। रेटिनोइक एसिड की वजह से ही हमारा हॉक्स-डी, ऑक्स ये सब आते हैं। वेंट आता है जिसकी वजह से प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस एंड डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस डिसाइड होती है। तो ये सब हमारी रेटिनोइक एसिड की वजह से डिसाइड होती है। आर आता है ये एक रैंडम फिनोमिना है, नहीं, रैंडम फिनोमिना नहीं है। ऐसा आता है रेटिनोइक एसिड एक म्यूटेजन है, नहीं, रेटिनोइक एसिड कोई म्यूटेजन नहीं है। रेटिनोइक एसिड एक मॉर्फोजन है। मॉर्फोजन क्या होते हैं, जो इंड्यूस करते हैं अपना फंक्शन लाने के लिए, दूसरे सेल को इंड्यूस करते हैं और अपनी मॉर्फोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक लाते हैं, वो होते हैं मॉर्फोजन्स। सो हमारा आर एंड एस तो रॉन्ग है एंड पी एंड क्यू हमारे सही है। रेटिनोइक एसिड लिम्ब डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और लिम्ब डेवलपमेंट में भी हमारा लिम्ब के एक्सिस पैटर्निंग के लिए, लिम्ब के पोजिशनल वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो हमारा करेक्ट आंसर है ए, पी एंड क्यू। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन अ केस ऑफ मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, देखते हैं। देयर इज अ रीपैटर्निंग ऑफ द एग्जिस्टिंग टिश्यू विद लिटिल न्यू ग्रोथ। ऑब्वियसली मॉर्फोलेक्सिस में यही तो होता है, रीपैटर्निंग होती है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है न्यू टिश्यू का लिटिल ग्रोथ से।
बी आता है रीपैटर्निंग होना एग्जिस्टिंग टिश्यू का आफ्टर द स्टेम सेल डिवीजन हैज टेकन प्लेस। नहीं, स्टेम सेल डिवीजन नहीं होता है इसमें, सिर्फ रीपैटर्निंग होती है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। बी इनकरेक्ट है। सी आता है सेल डिवीजन होता है डिफरेंशिएटेड सेल्स का, जो कि मेंटेन करती हैं डिफरेंशिएटेड स्टेट और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाती है। नहीं, ये सब डी डिफरेंशिएशन का चक्कर किसमें है? एपिमॉर्फोसिस में, मॉर्फोलेक्सिस में नहीं है। डी आता है डी डिफरेंशिएशन होना सेल्स का, जहां से कट हुआ है वो अनडिफरेंशिएटेड हो गई, फिर देन अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड हुई रीडिफरेंशिएट होने के लिए। ये हमारा प्रोसेस किसका है? ये हमारा एपिमॉर्फोसिस का प्रोसेस है, मॉर्फोलेक्सिस का नहीं है। सो मॉर्फोलेक्सिस में क्या होता है? रीपैटर्निंग होती है। मॉर्फोलेक्सिस के लिए 3 वर्ड्स माइंड में रख लीजिए, रीपैटर्निंग, रीऑर्गेनाइजेशन, रीमॉडलिंग, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग टिश्यू की ग्रोथ होना यही होता है मॉर्फोलेक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन केस ऑफ हाइड्रा द मेजर हेड इंड्यूसर ऑफ द हाइपोस्टोन ऑर्गेनाइजर इज अ सेट ऑफ वेंट प्रोटीन एक्टिंग थ्रू द canonical beta catenin pathway. What would be the result if the transgenic hydra is made to globularly misexpress the downstream Wnt effector beta catenin? इसमें हमें बोला है कि हमारा हाइड्रा में हाइपोस्टोन रीजन होता है जहां पे वेंट सिग्नलिंग होती है। हाइड्रा में क्या होता है? सिर्फ हमारा हाइपोस्टोन रीजन होता है जहां पे वेंट सिग्नलिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ से टेंटिकल्स का फॉर्मेशन भी होता है एंड यहाँ से रीपैटर्निंग, रीमॉडलिंग, रीऑर्गेनाइजेशन भी होता है। अब हाइपोस्टोन रीजन में क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पे वेंट सिग्नलिंग होती है, वेंट की वजह से GSK3 इनिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से बीटा कैटेनिन इनिबिट नहीं हो पाता और बीटा कैटेनिन एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है टेंटिकल्स फॉर्म करने की, रीपैटर्निंग करने की, रीमॉडलिंग, रीऑर्गेनाइजेशन करने की। सो इफ हमारा ऐसा ट्रांसजेनिक हाइड्रा बनाया जाए जिसमें हमारा ग्लोबली वो हमारा डाउनस्ट्रीम वेंट इफेक्टर बीटा कैटेनिन प्रोड्यूस करता हो, मींस जिसमें वेंट सिग्नलिंग हो और डाउनस्ट्रीम वो क्या प्रोड्यूस करता हो, कोई भी सिग्नलिंग होगी तो उसमें डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो क्या प्रोडक्शन हो रहा है? यहाँ पे बीटा कैटेनिन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो वेंट सिग्नलिंग एग्जिस्ट करे जिसकी वजह से डाउनस्ट्रीम हमारा बीटा कैटेनिन प्रोडक्शन हो रहा हो, तो क्या होगा? फर्स्ट है, एक्टोपिक बर्ड विल बी फॉर्म ऑल अलोंग द बॉडी एक्सिस एंड इवन ऑन द टॉप ऑफ द न्यूली फॉर्म बर्ड। इसमें बोला है कि जो हमारी बर्ड है वो हमारी फुल एक्सेस से बन जाएगी, इवन एक बर्ड पे दूसरी बर्ड बन जाएगी। बर्ड फॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। सेकंड बोला है, एक्टोपिक टेंटिकल्स फॉर्म एट ऑल लेवल। यस, टेंटिकल्स बन जाएंगे हर जगह। थर्ड बोला है, एक्टोपिक टेंटिकल्स एंड बर्ड फॉर्म्ड अलोंग द बॉडी एक्सिस। बर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता इसमें, ओनली टेंटिकल्स का फॉर्मेशन होता है। सो थर्ड भी रॉन्ग है, कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वेंट सिग्नलिंग पूरी बॉडी में हो गई है तो सब जगह टेंटिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा हाइपोस्टोन रीजन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि टेंटिकल्स का फॉर्मेशन हो एंड सेकंड रीपैटर्निंग, रीमॉडलिंग, रीऑर्गेनाइजेशन हो पाए सेल्स का। हाइपोस्टोन रीजन में हो पाता था अब तक, और यदि हमने ट्रांसजेनिक हाइड्रा बनाया तो हमारा टेंटिकल्स भी पूरी बॉडी में बन जाएंगे और रीपैटर्निंग, रीमॉडलिंग, रीऑर्गेनाइजेशन भी हमारा पूरी बॉडी में हो सकता है। सो ये थे हमारे रीजनरेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इफ आपको रीजनरेशन से रिलेटेड किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और इफ आपने अभी तक मेरे रीजनरेशन की वीडियोस को या डेवलपमेंट की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सब देख सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।